ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिजिक्स के एक चैप्टर को, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में आधा कवर कर लिया था, आज की वीडियो में उस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसका मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, जो कि चैप्टर का आपका नाम है द्रव्य के सामान्य गुण। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल बचे हुए थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आने वाले इससे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनते हैं, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थ्योरी को पूरा कवर कर देंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। वो सभी वीडियोज़ आपके हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द्रवों का प्रवाह, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स विस्कोसिटी, इसको कहते हैं श्यानता को। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है अविरतता समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब कोई द्रव किसी असमान क्षेत्रफल वाली नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो द्रव के प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व द्रव के वेग के गुणनफल दोनों नियत होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं। ए भी इक्वल टू आपका नियतांक हो जाएगा। ये आपके द्रव समीकरण भी इसे कहा जाता है, और ये अविरतता समीकरण तो है ही, तो इसके अलावा इसे द्रव समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहते द्रव की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। बहते हुए द्रव में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर आप कोई भी द्रव बह रहा है, यानी कि वो गतिज की ऊर्जा में है, क्योंकि कोई भी द्रव अगर बहता ही रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा होगी, जो कि गतिज ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा होगी। उसमें किसी प्रकार का स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि किसी वस्तु को उसकी अवस्था में बनाए रखता है। तो पहला इसमें है दाब ऊर्जा, यानी कि प्रेशर एनर्जी। यदि द्रव की सतह के ए क्षेत्रफल पर दाब, जो कि पी से डिनोट करते हैं, कार्यरत है, वह इसके कारण द्रव एल दूरी चलता है, तो दाब ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि गुणनफल नियत रहता है, तो दाब ऊर्जा जो होगा वो आपका पी ए एल हो जाएगा, यानी कि दाब इंटू क्षेत्रफल और उसकी दूरी के तीनों का गुणनफल जो होगा वो आपके दाब ऊर्जा को निकालेगा। यानी यहाँ पे जो पी है वो आपका दाब है, जो कि आपके जो एरिया है उस पर एकांक क्षेत्रफल पर जो लगाया गया दाब है, वही इसका पी का मान होगा। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यदि एम द्रव्यमान व भी आयतन का द्रव भी वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, जहाँ पर एम जो है ये आपका द्रव्यमान होगा और भी जो है ये वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाता है। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा वो आपका हाफ डी भी स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा। डी जो है वो आपके दिए गए क्षेत्रफल का डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी होगा। अब डी क्या है? डी जो है वो घनत्व है, यानी कि डी जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो आपका घनत्व है। नेक्स्ट जो है वो है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। यदि m द्रव्यमान का द्रव पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये mgh, यानी कि एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा dgh हो जाएगी। d जो है ये घनत्व है, और स्थितिज ऊर्जा आपके शांत प्रचालन में, यानी कि शांत जल में ही इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको दिया होगा प्रश्न में कि पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करिए यदि जल आपकी शांत अवस्था में है और इसमें दाब लगाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्थितिज ऊर्जा भी। अब चलते हैं आगे, बर्नौली प्रमेय। दोस्तों, बर्नौली प्रमेय यानी कि बर्नौलीज थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए जान लेते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई द्रव धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग में मिलने वाली प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो योग होता है वो नियत होता है, स्थिर होता है। यानी कि अगर दाब ऊर्जा को पी से डिनोट करें, और हमने ऊपर आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम हाफ डी वी स्क्वायर से लिख सकते हैं, और अगर स्थितिज ऊर्जा डी जी एच है तो ये तीनों का जो योग होगा
वो नियत होगा, अर्थात एक नियतांक होगा। यही दोस्तों आपका बर्नौली का प्रमेय है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बर्नौली का प्रमेय, और इस पे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये फार्मूला है इस फार्मूले को नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। इस फार्मूले पे आपके प्रश्न बनते हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। दोस्तों श्यानता को हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसे हम ईटा के नाम से जानते हैं। ईटा का सिंबल ये होता है। और द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। यदि क्षेत्रफल एक व वेग अनु की प्रवणता जो है वो डेल वी बाई डेल एक्स वाली द्रव की दो परतों के बीच श्यान बल एफ कार्य कर रहा हो, तो एफ इक्वल टू ईटा इंटू ए डेल वी एक्स बाई डेल जेड। इसी सूत्र को हम न्यूटन के सूत्र भी से नाम से भी जानते हैं। ये जो फार्मूला है ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये न्यूटन का फार्मूला कहलाता है, जहाँ पर एन जो है ये आपका श्यानता गुणांक, एन नहीं सॉरी, ये आपका ईटा बोला था इसको है। और डेल बी एक्स जो है ये परतों के बीच सापेक्ष वेग कहलाता है। डेल जेड जो है ये आपके परतों के बीच की दूरी है। दोस्तों जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे क्वेश्चन के डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है श्यानता गुणांक की विमा एवं मात्रक। दोस्तों श्यानता गुणांक की जो मात्रक होती है वो आपका इसकी विमा एम एल इनवर्स टी पावर -1 यानी कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये आपकी श्यानता गुणांक की विमा होती है, यानी विमीय सूत्र होता है। और श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। और इसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट जो होता है वो आपका 1/10 किग्रा पर मीटर सेकेंड के बराबर होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसका मात्रक जो पॉइज भी इसका मात्रक श्यानता गुणांक का कहीं कहीं दिया होता है, तो इसके दो मात्रक होते हैं। आपका मीटर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड भी हो सकता है और पॉइज भी इसका मात्रक होता है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपको जो आंसर होगा उस पर डिपेंड करता है कि आंसर आपको पॉइज में पूछा हुआ है या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड में पूछा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना होगा। अगला है आपका टोरिसली की प्रमेय। टोरिसलीस थ्योरम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव की मुक्त सतह से एच गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के बहिस्राव का वेग उतना ही होता है जितना उसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का होता है। यानी कि v इक्वल टू इन द रूट 2 GS से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रति सेकेंड आयतन जो होता है, यानी कि जिसे v से डिनोट करते हैं, वो आपका ए भी या फिर 2GH इन द रूट के बराबर होता है। और ये फार्मूला जो है इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला आपका है स्टोक्स का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई गोलीय वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। यानी कि मान लीजिए आपका ये द्रव है और इस पात्र में कोई मतलब द्रव भरा हुआ है समझ लीजिए, और इस पे अगर कोई गोलीय वस्तु मान लीजिए कोई गेंद है और अगर इसमें गिरता है ये गेंद, तो इसमें होगा क्या कि जो द्रव पर ये गेंद जो है गेंद द्रव पर और द्रव जो है गेंद पर एक आपस में बल लगाते हैं। और इसी बल को स्टोक्स के नियम से बताया गया है कि जो बल लगता है वो आपका F इक्वल टू 2 पाई ईटा आर भी के बराबर होता है, जहाँ पर भी वस्तु का वेग है, आर वस्तु की त्रिज्या और ईटा जो है ये श्यानता गुणांक है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो इससे आप उसके बल को ज्ञात कर सकते हैं, यानी फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों जो आप बल ज्ञात करेंगे वो बल जो होगा वो द्रव द्वारा उस गेंद पर लगाया गया बल आप ज्ञात करेंगे, न कि गेंद द्वारा द्रव पर लगाया गया बल। तो इससे भी आप ध्यान करिएगा। अगला हमारा है सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से किसी द्रव में गिरती है तो उस वस्तु पर निम्न बल कार्य करते हैं। यानी कि पहला जो दिया हुआ है वस्तु का भार नीचे की ओर, द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, और तीसरा है श्यान बल ऊपर की ओर। जब ये सभी बल संतुलित हो जाते हैं तो वस्तु एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है। इस वर्ग को ही सीमांत वेग कहते हैं। दोस्तों इसे को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। और सीमांत वेग का जो फार्मूला होता है वो आपका v इक्वल टू, सीमांत वेग को हम v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू 2/n 9 r स्क्वायर और d माइनस ये सिग्मा है आपका और g बाई ईटा। इस फार्मूले से आप सीमांत वेग को ज्ञात कर सकते हैं।
सीमांत वेग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। और यहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों क्या है कि आर जो है ये आपकी वस्तु की त्रिज्या है, डी वस्तु के पदार्थ का घनत्व है, और डी तो आपको मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि ये घनत्व को दर्शाता है, और सिग्मा जो है ये आपका द्रव का घनत्व कहलाता है। दोस्तों अगला है प्रत्यास्थता, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे किसी बाह्य विरूपक बल को लगने पर उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे किसी बाह्य विरूपक बल को लगने पर उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है। वह विरूपक बल को हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। यानी कि प्रत्यास्थता वह बल है, मान लीजिए कोई गेंद है, अगर आप इस पे कुछ बल लगाएंगे तो इस बल को लगाने पर गेंद आपका दब जाएगा, पर जैसे ही आप इस बल को हटाएंगे यानी आप छोड़ेंगे गेंद को, तो गेंद फिर से अपने आकार में अपने शेप में आ जाएगा। तो यही तो है प्रत्यास्थता, और इससे बेटर आपको कोई समझा नहीं सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं, यानी जो आपका गेंद है ये आपका प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगा। और वह जो वस्तुएं विरूपक बल को हटाने पर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती, अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई ऐसा पात्र है जो कि आपका पतले लोहे का ढला हुआ है, और अगर आप उसे दबाने का प्रयास करेंगे, यानी मान लीजिए कोई पात्र है लोहे का, या फिर अगर कोई थाली बर्तन भी ले लीजिए, जब आप उसे मोड़ेंगे तो अगर आप उसे मोड़ देंगे तो उसका जो आकार बदलेगा वो पुनः उसी आकार में यानी अपने पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगा, यानी वो अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला का टॉपिक है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। प्रतिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर भी आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसका फार्मूला है प्रतिबल इक्वल टू एफ बाई ए। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले विरूपक बल, दोस्तों विरूपक बल क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं इसके एकांक क्षेत्रफल पर, किधर से भी बल लगा सकते हैं आप, तो इसके क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे तो ये वस्तु आपका सिकुड़ेगा, दबेगा। तो दबेगा तो वो वस्तु भी आपके जिस जिस द्वारा आप बल लगा रहे हैं, यानी अगर आप हाथ से उस वस्तु को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो वस्तु भी आपके हाथ पर एक बल कार्य करेगा, वही बल विरूपक बल कहलाता है। तो विरूपक बल का जो ये प्रतिबल ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो आपका एफ प्रतिबल इक्वल टू एफ बाई ए होता है। एफ आपका बल है और ए आपका एकांक क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, रटना ही नहीं है। एफ जो है ये आपका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आप जानते हैं, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विकृति यानी कि स्ट्रेन। किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति तीन प्रकार की होती हैं। किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को, सेम मैंने आपको जो ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, तो दबाने पर या फिर उसको मोड़ने पर जो भी उसमें परिवर्तन आएगा वही तो है विकृति। उसके आयतन में, उसके आकार में ही परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। विकृति तीन प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, मान लीजिए कोई कील है और इसकी लंबाई में अगर हम कोई परिवर्तन कर दें, यानी इसके साइज़ को छोटा कर दें या बड़ा कर दें, तो यही आपकी अनुदैर्ध्य विकृति होगी। यानी कि ये लंबवत होती है, उसकी लंबाई में होती है मेन रूप से। तो अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात करने के लिए डेल एल बाई एल। दोस्तों डेल एल क्या है? डेल एल जो है ये आपके वस्तु में जो आप वृद्धि किए हैं या फिर कमी किए हैं, यानी उसमें जो परिवर्तन किए हैं उसकी लंबाई में, तो उसको डेल एल से डिनोट किया गया है। डेल एल आपके परिवर्तन है लंबाई में, और एल जो है ये आपकी मूल लंबाई है यानी कि प्रारंभिक लंबाई है। तो इससे आप अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात कर सकते हैं। आयतन विकृति क्या होता है? तो आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। दोस्तों रटना नहीं है और समझना भी नहीं इसको है, अपने आप ही समझ सकते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लंबाई में परिवर्तन बाई मूल लंबाई। आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन बाई मूल आयतन। इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। और अगला है अपरूपण विकृति, यानी कि किसी वस्तु की पूर्व अवस्था व विस्थापित अवस्था के बीच के कोण को अपरूपण विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के पूर्व अवस्था, यानी कोई वस्तु अगर पूर्व अवस्था में किसी प्रकार का हो, अगर आप उस पर कोई चेंज करेंगे, उसके अवस्था में परिवर्तन करेंगे, तो पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में एक कोण बनेगा, उसी कोण को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपके दोनों ऊपर के जो हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है,
और इसका फार्मूला भी काफ़ी आसान है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों हुक का नियम यानी हुक्स लॉ। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल व व्यक्ति का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक पहला है यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य व्यक्ति के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे वाई से डिनोट करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं। वाई इक्वल टू एम जी एल बाई पाई आर स्क्वायर डेल एल। ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ज्ञात करने की फार्मूली है। और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो आपको दिया होगा, अनुदैर्ध्य विकृति भी दिया होगा, तो आप दोनों को डिवाइड करके इन दोनों के अनुपात से यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान आते हैं इसे प्रश्न। और इसका जो मात्रक है एस आई पद्धति में वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी इसका मात्रक माना जाता है। दोस्तों पास्कल एक और चीज़ का मात्रक होता है, और वो किसका होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा अगर आपको आता हो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूल्स अनुदैर्ध्य प्रतिबल व आयतन व्यक्ति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। के इक्वल टू पी डेल भी बाई भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इसे हम के से डिनोट करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को के से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पी जो है ये आपका दाब है, और डेल भी यानी कि आयतन परिवर्तन, और भी जो है ये आपका मूल आयतन। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसका जो एस आई पद्धति में मात्रक है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका मात्रक भी आपका पास्कल होता है। और पास्कल का अन्य मात्रक क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है दृढ़ता गुणांक यानी कि मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। अपरूपक बल व अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और एफ बाई ए थीटा इसका फार्मूला होता है दृढ़ता गुणांक का। दोस्तों थीटा क्या है? थीटा जो है आपका अपरूपण विकृति है, और ईटा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका भी एक अन्य मात्रक होता है पास्कल। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे इससे डाउट। अगला है पाइसन निष्पत्ति। पाइसन निष्पत्ति को हम सिग्मा डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिग्मा इक्वल टू माइनस आर डेल आर बाई आर इंटू एल बाई डेल एल होता है। पाइसन रेशियो होता है ये, और इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे चलेंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसमें देख लीजिए। किसी खींचे हुए तार के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों जैसे स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को अगर आप दबाएंगे रखेंगे तो उसमें एक स्थिर ऊर्जा संचित हो जाएगी। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो अपनी स्पीड को दिखाने का प्रयास करेगी। तो यही ऊर्जा जो होती है इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति को ज्ञात करने के लिए आप संग्रहित ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके। तो यू इक्वल टू हाफ वाई यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर इक्वल टू प्रतिबल का स्क्वायर बाई 2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं। यह आपको याद हो जाना चाहिए। पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान बढ़ जाता है। पदार्थ की ताप बढ़ाने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान घट जाता है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। द्रव व गैसों में केवल आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। दोस्तों द्रव और गैसों में केवल उनके आयतन में ही परिवर्तन होता है, और इसके आकार में या फिर इसके अन्य चीज़ों में कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुव दृढ़ आधारों के बीच किसे कसे तार को ठंडा करने पर आधारों पर लगा बल एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल टी। दोस्तों यहाँ पे वाई जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ए आपका एकांक क्षेत्रफल का आयतन है, अल्फा जो है ये आपका तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है, और डेल टी जो है ये आपका समय है, यानी समय जो लग रहा है ठंडा होने में वो आपका समय है। अगला है आपका गैसों का अणुगति मॉडल यानी कि गैसों के नियम। काइनेटिक मॉडल्स ऑफ गैसेस। चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिर दाब का नियम भी इज प्रोपोर्शनल टू टी। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर यानी अगर दाब स्थिर है तो किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा यानी आयतन यानी भी जो होगा वो आपके परम ताप के समानुपाती होगा। दोस्तों टी जो है आपका परम ताप है, टी जो है ताप है, और जो आपका वेलोसिटी यानी भी जो है ये आपका आयतन इसके टी के यानी ताप के समान होगा, बराबर होगा, स्थिर दाब पर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है। गैसों के अणुगति सिद्धांत में दूसरा आपका जो सिद्धांत है वो आपका बायल्स लॉ है यानी कि बायल का नियम। और
इसी ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की अगर मात्रा हो तो वो आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि आयतन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये आपका बायल का नियम ही है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है दाब का नियम, यानी कि प्रेशर्स लॉ। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि ताप के बराबर होता है, समानुपाती होता है। चौथा आपका है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टियल प्रेशर। जब किसी पात्र में कई गैसें एक साथ भरी जाती हैं तो बर्तन में एक भारी गैसों का कुल दाब उनके इस आंशिक दाबों का योग होता है। यानी कि अगर बहुत सारे दाब उस पर लगाए गए हों, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे डॉट 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 आपका चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार इसको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्राहम का विसरण नियम, यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इसी ताप पर दाब व किसी गैस के विसरण की दर, यानी कि गति, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। रो क्या है? रो आपका उसके विसरण की गति की दर है। अर्थात अगर आप इसे अन्य तरीके से लिखने का प्रयास करें तो r/रो इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। और यही फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके नहीं पूछे जाएंगे ज़्यादा, आपके ये और एक ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है एवोगाड्रो लॉ, यानी कि एवोगाड्रो का नियम। ये आपने अपनी पिछली कक्षा में बहुत बार पढ़ा होगा और ये आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये प्रश्न जो है ये हमारे एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। और यदि दो या दो से अधिक गैसों के ताप, दाब एवं आयतन एक समान हो तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। अतः यदि P1 इक्वल टू P2 V1 इक्वल टू V2, यानी कि दाब जो है वो प्रत्येक का समान हो, आयतन प्रत्येक का समान हो तथा ताप भी एक दूसरे का समान हो, और n ये भी आपकी संख्या जो है वो एक दूसरे के समान हो, तभी आपका एवोगाड्रोज लॉ इसमें फॉलो होता है। यानी कि अगर आप इसे नहीं समझे हो तो फिर समझिए। अगर आपका दाब, आयतन और ताप तीनों समान हो तभी आपका जो संख्या होगी अणुओं की वो भी समान होगी, और एवोगाड्रोज लॉ आपकी अणुओं की संख्या को ही ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला है आपका आदर्श गैस समीकरण, यानी कि P इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस वह काल्पनिक गैस है जो ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बायल्स, चार्ल्स व दाब के नियमों को पूर्णतः पालन करती है। यानी कि आदर्श गैस समीकरण में आपके बायल्स के लॉ, चार्ल्स के लॉ और दाब के सभी नियमों का भी पालन इसमें हो जाता है। आदर्श गैस समीकरण आपका P इक्वल टू RT होता है। यहाँ पर आप P भी कहीं कहीं आपने देखा होगा, P इक्वल टू NRT। N क्या होता है? वो आपके अणुओं की संख्या होती है। अगर आपके प्रश्न में दिया होगा तभी आप ये पे ये लगाएंगे। और N आपका नियतांक भी होता है। R यहाँ पे स्वाभाविक गैस नियतांक है। और या P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई V2 बाई T2, ये आपका मेन फार्मूला है आदर्श गैस समीकरण का। अगला आपका है वांडर वाल्स गैस समीकरण, इस नाम से जानते हैं। प्रायः सभी गैसें बायल व चार्ल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकती हैं, इसलिए वास्तविक गैसों के व्यवहार को व्यक्त करने के लिए वांडर वाल्स गैस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, यही वांडर वाल्स गैस समीकरण कहलाता है, जहाँ पर A और B दोनों ही नियतांक हैं। दोस्तों ये इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि वांडर वाल्स समीकरण बताइए, तो आपको बस यही याद होना चाहिए और काफ़ी कठिन है ये, और इसे आप लिख कर याद करिएगा। वांडर वाल्स गैस समीकरण आपको पूछा होगा एग्जाम में और 4 ऑप्शन में आपको इसके मान बदल कर दिए होंगे। अगर आपको याद होगा तभी आप अपना 4 नंबर सुनिश्चित कर पाएंगे। अगला है क्रांतिक नियतांक, यानी कि क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रांतिक बिंदु क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक ताप वाले P भी वक्र पर वह बिंदु जिस पर पदार्थ का परिवर्तन गैस अवस्था से द्रव अवस्था में होता है, वही बिंदु आपका क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का परिवर्तन गैस अवस्था से द्रव अवस्था में हो रहा है और वो जिस बिंदु पर हो रहा होगा, यानी कि द्रव परिवर्तन जो है, गैस में कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ गैस में है और ये आपका
किस में बदलता है यहाँ पे नए अवस्था में, यानी गैस से अगर वो ठोस में बदल रहा है किसी ठोस में, तो गैस से तुरंत तो ठोस में बदलेगा नहीं, समय लगेगा कुछ। तो जिस बिंदु पर वो ठोस में बनना स्टार्ट होता है उसी क्रांतिक बिंदु कहते हैं, उसी को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, उसी अवस्था को क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब समझ गए होंगे आप सभी क्रांतिक दाब क्या है। तो स्वयं इसी प्रकार क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर आपका गैस द्रव में बदलना स्टार्ट होगा उसी को क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक दाब ज्ञात करने के लिए फार्मूला है P=PC=A/27 B² उसी प्रकार आपका है क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन। क्रांतिक ताप क्या है, तो क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो क्रांतिक ताप का फार्मूला आपका ये है। और क्रांतिक आयतन जो है, ये क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। 1 मोल जो गैस का आयतन होता है क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन का फार्मूला Vc=3b। दोस्तों अंत में जाते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। किसी गैस के अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते हैं। किसी गैस की औसत गति ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो गैस पर कार्य कर या जाने वाला जो बल होता है जिसके कारण गैस की गति ऊर्जा बढ़ाई जाती है, वह गैस का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, जो कि आपका बर्नौली प्रमेय फॉलो करता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस के सभी अणुओं की गति समाप्त हो जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस की सभी अणुओं की गति समाप्त हो जाती है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट आखिरी है, किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के अणु भार के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर प्रश्न समझ में आ रहे हों, थ्योरी आपको समझ में आ रही हो हमारे द्वारा पढ़ाई गई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कमेंट करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हम समझा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी पिछली वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।